फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैन। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। खबरों का काफिला न रुकेगा, न थमेगा, न डरेगा। सही, सटीक, अचूक, सच से होगा आमना सामना। निर्भीक, निडर, निष्पक्ष। हम हैं चैनल 1 न्यूज। खबरों में एक कदम आगे। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। एआईसीसी की बैठक में छाए रहे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान, राहुल के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराएगी कांग्रेस। एआईसीसी की बैठक में सोनिया गांधी का ऐलान, राहुल पर नहीं बदलेगा फैसला, चुनाव बाद होगा पीएम का ऐलान। कहा, राजनीति में हार जीत चलती रहती है। बीजेपी पर छाया आम आदमी का असर, दिल्ली में पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक जारी, चुनावी रणनीति पर चर्चा। आम आदमी को ध्यान में रखकर तय की जाएगी नीति। मोदी पर मणिशंकर अय्यर का बड़ा हमला, कहा 21वीं सदी में पूरा नहीं हो पाएगा मोदी के पीएम बनने का सपना। चाय बेचना चाहते हैं तो मिल जाएगी जगह। और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन का कोलकाता में निधन। पिछले काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थी सुचित्रा। 83 साल की सुचित्रा के निधन पर शोक में डूबा बॉलीवुड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की परंपरा नहीं रही है। कल पार्टी ने निर्णय लिया था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी ने राहुल को पीएम उम्मीदवार घोषित करने के बजाय उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में ज्यादातर नेताओं ने राहुल को पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग उठाई। सबसे पहले केरल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चन्नीथला ने राहुल के नाम पर मुहर लगाने को कहा। इसके बाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा भी बोली। जब सभी वक्त लगातार ये मांग करने लगे कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए इस बीच इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की परंपरा नहीं है। तो ये बैठक जारी है। सबसे अहम बात यह है कि अब चुनावी रणनीति के हिसाब से कांग्रेस क्या कुछ कर रही है।
जी, तो जो सारी अटकलें थे कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित करेगी कांग्रेस, क्योंकि एक दबाव भी है कहीं ना कहीं बीजेपी को देखते हुए, आम आदमी पार्टी को देखते हुए, लेकिन आखिरकार कांग्रेस में यह फैसला हुआ कि राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। क्या है इनके मायने? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं हर्ष रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, बातचीत करने के लिए अनूप पांडे जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हर्षरंजन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, इन फैसलों को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह की चर्चा थी पहले कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, सोनिया गांधी ने भी यह बात कही थी कि समय आने पर इसका ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरा सवाल भी यही है कि जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे और चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद सोनिया गांधी और ठीक उनके पीछे राहुल गांधी खड़े होकर दोनों ने हार को स्वीकार करते हुए जो चंद प्रमुख बातें कही थीं, उनमें एक बात ये थी, सोनिया गांधी द्वारा ये कहा जाना कि वक्त आने पर हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, जरूर करेंगे, और तब कांग्रेस के जो कोर ग्रुप के लोग हैं उनके माध्यम से ये चीजें बाहर में फैलाई गई उस समय कह के कि 16 तारीख और 17 जनवरी को एआईसीसी की बैठक में इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। दरअसल राजीव जी, स्थिति यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, उसके बाद एक तरीके से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि वो करे तो क्या करे। राहुल गांधी को उम्मीदवार घोषित करना और उसके बाद चुनाव अगर कांग्रेस हार जाती है, जैसा विधानसभा चुनाव में हुआ, या कहें कि सत्ता से दूर रहती है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर जाएगी। और एक नेता जो पैदा ही अभी नहीं हुआ, ठीक तरीके से नेता बन ही नहीं सका, उसके पहले ही कहीं उसका राजनीतिक करियर अस्तित्व खत्म न हो जाए, ये एक बहुत बड़ा अंदेशा है कांग्रेस के पास। नंबर 2 की सबसे प्रमुख वजह है कि कांग्रेस को अब हम सिर्फ कांग्रेस न देखें जी, दरअसल वो यूपीए है। क्या यूपीए के अन्य घटक दल, जिसमें शरद पवार भी हैं, एक बड़े सशक्त नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा लोकसभा की काफी सीटें हैं, इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर में, और छोटी छोटी पार्टियां हैं, लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सहित अनेक पार्टियों का गठबंधन है यूपीए। क्या ये दल सारे राहुल गांधी के नाम पे उतनी ही सहमति के साथ चलेंगे? जी, क्योंकि जैसे ही आप एक राहुल का आपने अभी देखा नारा लग रहा है तालकटोरा स्टेडियम में, लेकिन जैसे ही राजनीति ये कहती है कि आप एक तबके को खुश करेंगे, उसी के बराबर दूसरा तबका नाराज हो सकता है। दरअसल कांग्रेस इससे बचने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी ने अनूप पांडे जी के पास आना चाहूंगा। अनूप पांडे जी, क्या लगता है कि जो फैसले लिए गए हैं, एक नारे बीच बीच में जहां भी राहुल गांधी का नाम आता था, बीच बीच में नारा राहुल गांधी के नाम से लगाया जाता था, कांग्रेस मांगे राहुल गांधी, क्या ये नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या वजह है? ये कांग्रेस पार्टी, सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की भूखी पार्टी नहीं है। कोई बहुत जल्दी है प्रधानमंत्री का और हम दूसरे की नकल करें और ये करें। कांग्रेस पार्टी का सदैव देश सामने रहता है, बाद में सरकार हो चाहे कुछ भी हो। तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सबकी राय लेकर के हम चुनाव समिति का, उनके अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, राहुल जी आगे होकर के लोगों को गाइड करेंगे, टिकट के वितरण में पारदर्शिता रखी जाएगी और नौजवानों को आगे लाया जाएगा। चलिए, हम लोग आपसे बातचीत करते रहेंगे। राहुल गांधी फिलहाल बोल रहे हैं एआईसीसी की बैठक में, सुनते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। और अंत में हिंदी में बोलूंगा, बिल्कुल आप पीछे भी बैठे, आपको it is an honor for me to speak to you. It is always an honor for me to speak to the soldiers of this great party, all of you. Last year, at a similar gathering of colleagues and friends, I spoke about the optimism and the energy that has built this great nation. The same energy that is unleashing an unstoppable democratic upsurge in our country today. For the last 10 years,
For the last 10 years, we've had the privilege of Manmohan Singh Ji leadership. This unbroken decade of stability has created vast new economic opportunities for our youth and has brought about massive social and political change. I would like to thank the Prime Minister for the job that he has done for this country. मैं भैया थोड़ा जोर से कहिए। और सोनिया जी की भी ये लिए भी सोनिया जी ने भी पिछले वर्ष का और हमारे जो सब सीनियर नेता है उनके लिए भी आप हमारी शक्ति हो। It is clear to us that we, the Congress Party, have made this democratic upsurge possible. We have served this country by enhancing and deepening the foundations of our democracy. Let's look at the big steps that we took to increase your power, the power of the people of this country. The single biggest step that we took, the single biggest attack on the system is called the right to information, RTI. We restored information. Everybody says it in the world, information is power. Well, through the RTI, we gave power to the people of this country. We gave them information that was locked up in government offices. We gave you the power. And let me say something else, which is very important. Nobody pressurized us to do the RTI. Nobody told us to do the RTI. The Congress Party got up and said the country needs the right to information. Every single person in this country needs to know what is going on in his government. And we gave you that. Every single person in this country needs to know what is going on in his government. And we gave you that. And we also knew another thing. We knew that this revolutionary law would place our own government and our allies under severe scrutiny. But we still did the RTI. We have also created the right to identity, Aadhaar, so that money reaches you, the people of this country, directly. This is not a small thing. Rajiv Gandhi ji used to speak about 15 paisa. We are the first government that has actually taken action on it and is saying this money belongs to you. We are going to put it into your bank account. It is the largest anti-corruption platform that anybody in the world has built. It will enable people to get their benefits and their entitlements without having to pay a bribe. Secondly, we constructed and reinforced the third pillar of government, Panchayati Raj. I don't see Mani Shankar Iyer ji here. Where is he? There. And a gentleman who fights for this every day of his life. And who, yeah, I'd like you to applaud him as well. This was Rajiv Gandhi ji's access to our political system and has exponentially increased democracy in this country. What is Narega? What is the right to food? If it is not handing power to the people of India, if it is not handing power to the poor of India, decisions that were once in the hands of few people, 3-4 people, government officials, are today in the hands of all our people. 3-4 people, government officials, are today
in the hands of all our people. Nobody can refuse a poor man when he goes and asks for a job. Nobody can refuse a poor man when he goes and asks for the right to food. Nobody can ask any Indian, nobody can stop any Indian if he asks a question of his government. This is what the Congress party and the UPA has done over the last 10 years. And the third step, and a massive step, and I saw Sam Pitroda ji here some time ago, I don't see him now. Kahan hai Sam Pitroda ji? Who was critical in this step? The third step is technology, the bedrock of which was set up by the Congress party. So we did this, huge steps, and every single one of them, look at every action that the Congress party takes and has ever taken, from independence, from before independence, and tell me one step that is not about giving people power. Tell me one step, whether it is the bank nationalization, whether it is telecom revolution, whether it's the rights paradigm, whether it is the fight against the British. Tell me one step we have taken that is not to help the people of this country and not to give them power. Tell me one. I want to hear it. I don't hear it. What the Congress party has enabled over the last 10 years is an unmatched transfer of power to the people of this country. Now let me tell you something else. The answer to every single problem this country has, is to push this democratization further, to make this democratization reach further and further into the heart of our country. That is where the answer lies. There are MPs here among us, and I can see the faces. Some of them young, some of them not so young. There are MLAs here. All of you are young at heart. So some are young in age and some are young in heart. There are MPs and MLAs here among us. Your job is lawmaking. You're lawmakers. You make the laws of this country. It's a great responsibility, a huge responsibility. Now, while the work you do on the ground is very important, we need to bring your voice back into lawmaking. Today, the MP and MLA's voice is not there in lawmaking. Today, laws are being made by the media. Laws are being made by judges. Laws are being made in the streets of this country. And the people who've been elected to make those laws are being sidelined. We have to bring you back in. We have to bring you back into lawmaking in Parliament. We have to bring you back into lawmaking in the legislative assemblies. And we have to bring the Pradhan back into helping the village move forward. It is you, do not forget this. And I'm speaking here to the MPs, the MLAs, and the Pradhans. It is you who truly represent the people of India. You have been elected by the people of India. And I want to ask you a question. What power do you have in today's system? We need to bring the voice of elected local self-government representatives into the governance. Democracy is not ruled by dictate. See, we've struggled for this for the last 100 years. Democracy is not ruled by one man. Democracy is ruled through the empowered, elected representatives, through you. We have to empower all of you and bring you back into lawmaking so that the voice of the MP is heard in Parliament. There I see Dipinder nodding his head. Because we sit in Parliament and we talk about this. We talk about the fact that MPs do not truly make laws. So we need to bring the voice of the MP back into Parliament. We need to bring the voice of the MLA back into the legislature.
and we need to bring the voice of the Pradhan in the village. But whose voice do we have to listen to most? And this voice is even more important than the MPs and the MLAs and the senior leaders. That voice is your voice, the voice of the Congress worker, the person who gives us his blood and his sweat every single day of the year. Common people should be able to enter politics with ease. Common people should be able to walk into the political system, but today they cannot. We need to change that. We need to make sure that they can come in with ease. Today we live in a world where packaging and selling politics seems to replace the essence of real issues and real people. But let's be honest with each other. This is not just another turn in the history of India. This is not just another election to be fought and won or lost. This is a turning point in our nation's journey. Nobody is in the mood to accept less than their full and complete right. No one is willing to compromise anymore. They want individual choice. They want participation. They want a fair deal. And frankly, they deserve it. This is the reality. Either we wake up to their aspirations, or we have no business to claim that we represent them. The change that is taking place around us is unstoppable. The imperative before us is not whether to change, but when and how to change. What does this mean for us as a political party? It means responding to the immense demand for political and governmental reform in the revolutionary and dynamic way that only the Congress party is capable of doing. It means that unlike others, we do not respond by complaining about all that is wrong without articulating clearly what is going to be done about it. We do not respond by proposing oversimplified non-solutions. We do not respond by subverting democratic institutions and blocking parliament sessions year after year, day after day. We do not respond by turning people against one another. We do not respond by lighting the fires of communal hatred. No, we do not respond by proposing either that the structures of democracy be handed over to one man or that they be viciously destroyed. The Congress party responds through peaceful, democratic and constitutional means. We respond from the soul of the values that built this great nation. It is interesting to see that the response of the opposition to all this democracy is to go in the exact opposite direction. India and the Congress party are going there, and the opposition is going there. People demand honest and efficient government. We respond. People demand honest and efficient governance. We respond by getting the Lokpal Act passed. Everybody made a tamasha about it. Everybody spoke about it. Who passed it? Who passed it? The Congress party passed it. And we don't stop there. We did not stop there. We gave you the RTI. We gave you the Lokpal bill. And now we want to give you something else. We have 6 bills in Parliament. The opposition has stalled Parliament for year after year. We want to give this country those bills. These bills are going to transform the fight against corruption. And the Congress party should stand behind these bills and ensure that the opposition does not stall the passage of these bills in Parliament. If these bills are implemented in spirit,
dishonesty will be punished, and honest officials and officers will be protected. People demand greater incomes and greater prosperity. We respond by enforcing a minimum wage and giving them the highest growth rate in the history of this country. It's easy to pretend that all this is just a matter of passing orders. It's easy to pretend that this doesn't take time. It takes time. It takes sustained commitment. Real change is structural. And for that, we need to work continuously through legislation, reform, and sustained political effort. I've spoken in English. Now, I'd like to speak a little bit in Hindi, especially आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ. हमारे जो प्यारे कार्यकर्ता हैं, आपके लिए थोड़ा मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ. जो साउथ से आए हैं, आपके लिए इंग्लिश में बोला. देखिए, कई साल पहले राजीव जी ने और यहां जो हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे हैं, जो दिख रहे हैं, आपने देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात कही थी और उसकी नींव आपने रखी थी. अब वही राजीव जी ने रखी थी और आपने रखी थी. अब वही काम हमें कांग्रेस पार्टी में करना है. कांग्रेस पार्टी को 21वीं सदी में पहुंचाना है. 21वीं सदी में पहुंचाने का मतलब क्या है? यहां जो कार्यकर्ता बैठा है, जो खून पसीना देता है, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, 21वीं सदी में पहुंचाने का मतलब क्या है कि जो आपकी आवाज है वो पार्टी में अच्छी तरह जोरों से सुनाई दे. जब हम निर्णय लेते हैं तो आपकी आवाज सुनाई दे. मैं आपसे मिलता हूं, आप मुझे कहते हो भाई देखो चुनाव का समय आता है, 5 साल के लिए हम काम करते हैं, चुनाव से 3 महीने पहले ढोलक बजना शुरू होता है और दूसरी पार्टियों से लोग आ जाते हैं. ढोलक बजता है, दूसरी पार्टी से लोग आ जाते हैं और कहते हैं भैया हमें चुनाव लड़ाओ. इस बात को बदलना है. अगर हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है तो चुनाव कौन लड़ेगा? कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा. चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव वो लड़ेगा जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद करने हैं. कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खोलने हैं. नई युवाओं को अंदर लाना है, नई पीढ़ी को अंदर लाना है, नई सोच को अंदर लाना है. मगर आगे जो चुनाव लड़ेगा उसके दिल में, उसके दिमाग में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होनी चाहिए. उसके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होनी चाहिए. सरकार चलाते हैं हम, सरकार चलाते हैं. और जब भी मैं जाता हूं, प्रदेशों में जाता हूं, कार्यकर्ता हमें कहता है देखिए राहुल जी, कार्यकर्ता कहता है देखिए राहुल जी हमारी सरकार है, मगर जिस प्रकार से हमारी सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है. 21वीं सदी की पार्टी का मतलब कार्यकर्ता की सरकार में सुनवाई होगी. तीन काम और बहुत बड़े काम हमने किए हैं. मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं. ये शुरुआत है. 3 काम हमने किए हैं. पहला काम मीनाक्षी ने कहा, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में चुनाव करवाए. और ये खड़े लड़के लड़कियां खड़ी हैं,
ये चुन कर आए हैं पार्टी में। नई पीढ़ी आई है, लाखों युवा अंदर आए हैं और इनको हमने आवाज दी। दूसरा काम मैनिफेस्टो की बात। पहले मैनिफेस्टो बंद कमरों में बनता था, 3-4 लोग मैनिफेस्टो को बनाते थे। क्या आपसे पूछा जाता था? नहीं। अब हम कार्यकर्ता से, आम जनता से, एनजीओ से, सबसे पूछकर अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। युवाओं से पूछा, महिलाओं से पूछा, अल्पसंख्यकों से पूछा, उद्योगियों से पूछेंगे, उद्योगपतियों से पूछेंगे, दलित आदिवासियों से पूछेंगे, किसानों से पूछेंगे, मजदूरों से पूछेंगे, और जो आप हमें बताओगे वो मैनिफेस्टो में जाएगा, और जो मैनिफेस्टो में जाएगा वो सरकार करके दिखाएगी। और तीसरा कदम, और इसको सुनकर जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो हमारे नेता हैं, आपको बहुत खुशी होगी। छोटा सा कदम है मगर बहुत गहरा कदम है। 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, लोकसभा के चुनाव में, पूरे देश में हम आपसे पूछकर, कार्यकर्ताओं से पूछकर, प्रधानों से पूछकर, वर्कर से पूछकर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से पूछकर डायरेक्टली कैंडिडेट चुनेंगे। आपसे पूछेंगे और जो निर्णय आपने किया इन 15 कंस्टिट्यूएंसी में वो ही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। और अगर ये सफल हुआ, अगर ये बात कांग्रेस पार्टी को अच्छी लगी, तो ये हम और गहरी तरीके से विधानसभाओं में और लोकसभाओं में करेंगे। तो बदलाव आ रहा है कांग्रेस पार्टी में। अब मैं आपको भविष्य का थोड़ा बताना चाहता हूं। भविष्य में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आप सरकार की बात करते हो, क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के दिल में अब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में गरीबों की लड़ाई लड़े हम, इस बात को आप मानते हो? 14 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से निकाल कर लाए, खड़ा कर दिया हमने इनको, 14 करोड़ लोगों को। यह इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। और अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है, वो वर्ग जो गरीबी रेखा के ऊपर है और मिडिल क्लास के नीचे है। 70 करोड़ लोग हैं। ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो ये एक बार फिर गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो हर रोज अपने बच्चों की शिक्षा के लिए घबराते हैं, अपने आप से पूछते हैं, भाई मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं जो इस देश को बनाते हैं, जो इस देश को खड़ा करते हैं, जो इस देश को चलाते हैं। मिस्त्री लोग, पेंटर, सिक्योरिटी गार्ड, वो व्यक्ति जिसने इसको खड़ा किया, जो इस देश को चलाते हैं और जो मिडिल क्लास और गरीबी रेखा के बीच में है। अब आप अच्छी तरह सुन लो, कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने वाली है, आपके साथ खड़ी होगी। और हम क्या करेंगे सुन लो, अगले 5 साल में हम आपको मिडिल क्लास में डाल के दिखाएंगे। कैसे काम करेंगे? 3 चीजों पे फोकस होगा। आपके बच्चों की शिक्षा पे। आज हमारे शिक्षा का सिस्टम बंद है, जैसे पहले टेलीकॉम का सिस्टम हुआ करता था, बंद पड़ा हुआ है। चुने हुए लोग इसमें जा सकते हैं, बड़े बड़े लोग इसमें जा सकते हैं, मगर मिस्त्री का बेटा, बड़ाई का बेटा नहीं जा सकता है। हम इस सिस्टम को खोलेंगे, जैसे हमने टेलीकॉम के सिस्टम को खोला, जैसे हमने पीसीओ लगाया, वैसे हम इस सिस्टम को खोलेंगे और आपको इस सिस्टम के अंदर लाएंगे। दूसरी बात, आज जब आप ऊपर देखते हो
आपके सर के ऊपर या छत नहीं है या कमजोर छत है, हम आपके सर के ऊपर एक मजबूत छत डालेंगे। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। स्वास्थ्य की बात, मैंने पहले कहा कि इन परिवारों में अगर कोई बीमार हो जाता है तो एक बार फिर गरीबी रेखा में के नीचे गिर जाते हैं। स्वास्थ्य में हम आपको मदद करेंगे। यह लड़ाई हमारी लड़ाई है। और आप जानते हो जब कांग्रेस पार्टी मन बना लेती है तो क्या करती है। अब आप देखो अगले 5 साल में हम क्या करते हैं। एक और वर्ग है। यहां मुझे 4, 5, 6 महिलाएं सामने दिख रही हैं, मगर होना क्या चाहिए। मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब एआईसीसी का सेशन हो और अगर मैं इधर देखूं तो महिलाएं दिखाई दें। 50% इस देश का पॉपुलेशन महिला है और मैं चाहता हूं कि आधा कमरा महिलाओं से भरा हो। और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन की बात चल रही है वो पूरी हो। और मैं चाहता हूं, अच्छा सुनो, कांग्रेस पार्टी में जहां भी प्रदेशों में सरकार है, आने वाले समय में 50% में महिलाएं चीफ मिनिस्टर हो। यूपी में मैंने काम किया महिलाओं के साथ। एक संस्था चलाता हूं और उन्होंने मुझे बहुत बातें सिखाई। उनसे मैं बहुत सीखता हूं, मगर एक गहरी बात उन्होंने मुझे सिखाई और ये मेरे दिल में बहुत गहरी तरीके से घुस गई। उन्होंने मुझे बताया कि देखिए राहुल जी, जब तक इस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होगी, जब तक इस देश में महिलाओं को शक्ति नहीं दी जाएगी, तब तक ये देश अपने पैरों पे कभी नहीं खड़ा हो सकता है। तो इस देश में जो महिलाएं हैं, आप भी सुन लो, कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी, आपको आगे बढ़ाएगी, आपको शक्ति देगी और आपकी इज्जत करेगी। सिर्फ भाषणों में नहीं, दिल से, अंदर से हम आपकी मदद करेंगे। अगले 3 महीनों में क्या करना है? अगले 3 महीनों में क्या करना है? मैंने आपसे भ्रष्टाचार की बात की, लोकपाल बिल लाए, आरटीआई लाए, 6 बिल है पार्लियामेंट में, पूरा दम लगा दो, पास करवाना है, हिंदुस्तान के लिए पास कराना है। और मैं आपको बता दूं, विपक्ष के लोग नहीं करना चाहते। जब भी हम ये बात उठाते हैं उस साइड से शांति होती है, कुछ सुनाई नहीं देता है। ये नहीं कराना चाहते हैं, खड़े हो जाओ, लड़ जाओ, इन 6 बिलों को आप पास करो। दूसरी बात, महंगाई की बात। यहां हमें कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं। पहले भी मैंने आपसे बात की है और आपने आश्वासन दिया है कि आप महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे, एपीएमसी से सब्जियों को डीलिंक करोगे। वो काम शुरू है कांग्रेस पार्टी के प्रदेशों में, आप देखना जनता को फायदा होगा। हरियाणा में शुरू हो गया है, मैं जानता हूं सब्जियों के दाम गिर गए, मगर एक और बात है जो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह बात आपके दिलों में है और इस देश की महिलाओं के दिलों में है। आप जानते हो किस चीज की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए, हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अच्छा, एक सेकंड। अब मैं थोड़ा विपक्ष के बारे में बोलना चाहता हूं।
नहीं, मजेदार बात है, ठहर जाओ। अब मैं मजेदार बात बोलना चाहता हूं, विपक्ष के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, आपके सामने विपक्ष खड़ा है, आपके सामने विपक्ष खड़ा है, और विपक्ष के लोग ऐसे हैं, हमारे जैसे नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये आप देखिए, पीछे देखिए, ये लोग खड़े, ये फोटो लगी हुई, ये इनकी पार्टी है। गांधी जी की फोटो है, बड़े बड़े लोगों की फोटो है। ये सच्चे लोग थे, ये सच बोलते थे, इनके दिल में सच्चाई थी। आपके जो ऑपोजिशन के लोग हैं, ये जो भी बोलना चाहते हैं बोलते हैं। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, इनकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग है, चमक है, गाना है, नाच है, सब कुछ है। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, ये गंजों को कंगे बेच डालेंगे। ठीक है, अब नए लोग आए हैं। नहीं, सुनो, अब नए लोग आए हैं, अब वो पहले वाले भैया गंजों को कंगे बेचते थे, अब नए लोग आए हैं, इन्होंने हेयर कट शुरू कर दिए। ये गंजों को हेयर कट दे रहे हैं, बाल बना रहे हैं, गंजों को हेयर कट दे रहे, कह रहे भैया आइए हेयर कट लाएंगे। देखिए, इनके बातों में मत आइए, आप सच्चाई की बात करिए, आप इन लोगों की बात करिए। हमने आपको औजार दिए हैं, हथियार दिए हैं। क्या हथियार हैं? आरटीआई, लोकपाल बिल है, भोजन का अधिकार है, नरेगा है, कर्जा माफी किया, ये सब आपके औजार हैं। और आपके दिल में सच्चाई है। आप जाइए, गांव में जाइए, गांव में जाइए, शहरों में जाइए, कांग्रेस पार्टी के बारे में लोगों को बताइए कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, आपकी लड़ाई लड़ रही है, आपको शक्ति दे रही है, पावर आपको दे रही है। ये आप कीजिए। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये गहरी बात है, तो थोड़ी शांति चाहिए मुझे। गहरी बात है, सुनो। देखिए, ये पार्टी जो है, एक सेकंड, थोड़ी गहरी बात है भैया, सुनो। विपक्ष ने कहा कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, कांग्रेस पार्टी को देश से निकालो, विपक्ष कहता है। मगर विपक्ष के लोग हिंदुस्तान के इतिहास को नहीं जानते। विपक्ष के लोग हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ते हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को निकालो, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस पार्टी है क्या? मैं उनके लिए बोल रहा हूं, आप इस बात को समझते हो? कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक सोच है। ये सोच हमारे दिल में है। और ये सोच क्या है? ये सोच क्या है? ये सोच है भाईचारे की सोच, प्रेम की सोच, इज्जत की सोच। ये है कांग्रेस पार्टी। और ये बात सुन लो, मैं विपक्षियों से कह रहा हूं, ये बात सुन लो और समझ लो, ये कांग्रेस पार्टी की सोच नहीं है। ये 3000 साल से चली आ रही है ये सोच। अगर आप हमारी किताबें पढ़ें, अगर आप गीता पढ़ें, अगर आप महाभारत पढ़ें, तो उन किताबों में ये सोच है। अगर आप इतिहास को देखें, तो अशोक में ये सोच थी, अशोक में ये सोच थी, गुरु नानक में ये सोच थी, अकबर में ये सोच थी, गांधी जी में ये सोच थी, इन लोगों में ये सोच थी, आप में ये सोच है, और मुझ में ये सोच है, और बाकी हिंदुस्तान में ये सोच है। और एक और बात अच्छी तरह सुन लो,
अच्छी तरह सुन लो, ये सोच 3000 साल से हिंदुस्तान में नहीं मिटी है और आप इस सोच को नहीं मिटा सकते हो। और जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, जिसने इस सोच को मिटाने की कोशिश की है, वो अपने आप मिट गया, वो अपने आप मिट गया। अब बात आई प्रधानमंत्री की। अब बात आई प्रधानमंत्री की, मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, अब बात आई प्रधानमंत्री की। आजकल अखबारों में सब कुछ होता है, मगर अगर आप हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और हम डेमोक्रेटिक काम करते हैं। चुनाव में हम लड़ाई लड़ेंगे और आप देखना, युवाओं को चुनाव होगा और हम चुनाव जीत के दिखाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे। एक और बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं आपका एक सिपाही हूं। जो भी आप मुझसे करवाना चाहते हो, मैं करने को तैयार हूं। आप कहो और मैं करने को तैयार हूं, चाहे वो कुछ भी हो। अब सुनो, now I'd like to speak a little bit in English. अब जो हमारे साउथ से लोग आए हैं, उनको मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में कहना चाहता हूं। We are not assembled here as individuals today. We are not assembled here as individuals today. We are assembled here as the trustees of an idea. The trustees of an idea, and we are going to defend this idea. This idea is far greater than any one of us. It is greater than me, it is greater than you, it is greater than the Prime Minister, it is greater than the Congress President. It is greater than every single one of us. We respect the liberty and dignity of every single one of our countrymen. Every single one, regardless of who he is, we respect his dignity. We do not love our country because it is powerful or because it is rich. We love our country because it upholds the ideals we wish to live by. We love it because it stands on the ideals of humanity. It stands on the ideals of inclusion. And no matter how much our shortcomings might frustrate us, and they do, we love this country because it has always taught us to love one another. It has always taught us how to remain united in the face of adversity. And it has always taught us never ever to give up. No matter how hard the struggle, no matter how hard or how difficult the struggle, or how dark the night, India teaches us to fight on with compassion in our hearts and faith in our future. My friends, there is a tough battle ahead of us. We will go into this battle as warriors. We will go into this battle as warriors with our head held high. We will not look back.
We will go into this battle knowing exactly who we are and exactly what we stand for. We will fight with everything that we have within us, every single thing we have within us, all of us. We will not rest. We will not lose courage. And we will not stop till the battle is won. I am proud of every single one of you. I am proud of all the people of this country. You make this country what it is. You make this country great. Thank you very much. तो बोले, जमकर बोले, खुलकर बोले, और जो एक सोच पार्टी की है, आज जो फैसले ज्यादातर हुए उनको अपने जरिए से अपने अंदाज में रखा, यंग मैन की तरह रखा, और बड़े दिनों बाद इस तरह के रुख में नजर आए हैं राहुल गांधी। लेकिन जो ओवरहॉलिंग करने की बातचीत होती रही है कि कांग्रेस की जो नीति है अब चुनाव से पहले किस तरह से दिखेगी, जो चेहरा बदलने की बात हो रही थी वो कितना कामयाब होगी, ये बातचीत इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना, क्या कुछ कहना चाह रहे थे राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जी बहुत हताशे में है और मुझे लग रहा है कि वो अपना जो एक एग्रेशन जो है उसके माध्यम से वो कार्यकर्ताओं में मुझे लग रहा है जोश भरने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिन मुद्दों पे कांग्रेस लगातार विफल होते रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे वो महंगाई के मुद्दे हैं, चाहे वो आप विदेशी बैंकों में जमा हुए हैं पैसे, काले धन, और चाहे वो देश की जो आज अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी है, विकास दर 4.4 रह गई है, इन सभी विषयों पर कहीं ना कहीं वो किनारा लेते हुए निकल गए और विपक्ष को एक तरह से वो घेरने की प्रयास करने के लिए कहा कि आपकी मार्केटिंग शानदार है, आप मार्केटिंग करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज ये जो भाषण दिए, मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादातर चीजों में ये मार्केटिंग खुद करने का प्रयास किए, बनिस्बत की देश की जनता को जो अपेक्षा है, जो चीज मिलनी चाहिए, उन विषयों पर नहीं बात किया इन्होंने। आज यहां पर देखिए, आपको ध्यान होगा कि 23 लाख लगभग 40,000 करोड़ हम कर्ज में डूबे हैं और यहां इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। लगभग 7 लाख करोड़ विदेशी बैंकों में जमा है, उस पर कोई बात नहीं कहा इन्होंने। आप देखिए, ये बहुत अहम विषय है देश के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपना भाषण दे रहे थे। और युवा जो करीब लगभग करीब 15 करोड़ युवा आज देश में बेरोजगार है, उसके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं कहा। और यहाँ ये कहने लगे, किसान जो बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। आज देखिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी जिन बातों को कह रहे हैं कि किसानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, आज अमेरिका 4% मार्केटिंग की बात क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए ही बोल रहे हैं। 4% जो अमेरिका जैसे देश में सिर्फ 4% लोग खेती पे आधारित हैं और यहाँ 70% जनता जो है कृषि प्रधान देश है हमारा। आज उन किसानों की हालत आप बताइए। ये कांग्रेस सरकार लगातार 50 साल तक शासन में रही, उनकी दयनीय हालत है, उनकी स्थिति पे इन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। बहुत सारे विषय है राज्य। अनूप जी, आपके मुझे लगता है अनूप जी, जिस प्रकार से आक्रामक अनूप जी रवैया अपनाना चाहिए भ्रष्टाचार को लेके, महंगाई को लेके, और जो जनता को जो भरोसा इन्होंने दिया था 10 सालों में वो औंधे मुंह गिर गए, वो उस पर कुछ बात नहीं कह रहे। ठीक है आनंद जी, आ रहा हूं। सोनिया गांधी जी कुछ बोल रही है इसी कार्यक्रम में, सुनते हैं, पहले बातचीत करेंगे। समाप्त करने की हमारी रणनीति का हिस्सा है। कुछ ऐसे बिल भी हैं जिसका जिक्र हमारे कुछ साथियों ने किया,
जो हमारे दलित, आदिवासी और विकलांग भाई बहनों के और ज़्यादा सशक्तिकरण के लिए हैं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी और उनके सहयोगी इन सुझावों पर ध्यान देंगे। कोशिश होगी कि आने वाले आखिरी सत्र में यह पारित हो। सारे वक्ताओं ने आज कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार की सफलताओं की चर्चा की है। निश्चय ही यह हमारे चुनाव अभियान का हिस्सा होगा। हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे। हमको इसके बारे में कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिन से हमने अपने आप को खुद ही चिंता में डाल दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस हाल में जितनी ज़बरदस्त ऊर्जा और उत्साह में देख रही हूँ वह इस बात का सबूत है कि हम अगर तय कर ले तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम एकता और अनुशासन के साथ मिलजुल कर काम करें तो कोई ताकत नहीं है जो कांग्रेस को पराजित कर सके। इसलिए आइए हम आने वाले समय में अपने कामों पर निगाह रखते हुए यहाँ से जाए और जो चुनौतियाँ आने वाली है उनको निगाह के सामने रखते हुए यहाँ से जाए। अपने संकल्प में एक होकर यहाँ से जाए जिससे संघर्ष में विजय ही हो और आने वाला समय फिर से हमारा हो। जय हिंद। सोनिया गांधी जी बोल रही थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो बातें राहुल गांधी ने कही और जो एक चर्चाएं चल रही थी कि आखिर कांग्रेस किस रूप में नजर आएगी। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मैं आना चाहूंगा अनूप पांडे जी आपके पास। जो बातें हुई, जो बातें राहुल गांधी जी ने कही और एक जो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पीएम कैंडिडेट को लेकर के कुछ ऐलान किया जाए, अब क्या इतना काफी होगा? जो बातें हुई हैं उसमें कुछ नया हुआ? नहीं, राहुल जी का आपने सुन रहा था, उन्होंने स्वयं संविधान का नाम लिया और कहा कि इस देश के संविधान में प्रधानमंत्री चुनने का काम सांसदों का है और होगा। और ये जाहिर है हमारे पार्टी के एक नेचुरल नेता है, प्राकृतिक नेता है, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और इन्होंने जो बात कही एक शानदार ढंग से पूरे देश के सामने उन्होंने अपनी स्थिति रखा। सबसे बड़ी चीज़ एक राजू भाई मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो एक शुरू से कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती है, ना जनता के सामने कोई झूठे वादे करती है। कांग्रेस पार्टी का एक शुरू से कभी झूठ, जो भी सच्चाइयां हैं, आप लोगों ने भ्रष्टाचार की तमाम बात किया और जो भ्रष्टाचार किया, ऐसा नहीं है जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही ले लीजिए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार, इनके पार्टी में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कुछ लोग जेल भी गए, कुछ लोग पकड़े भी गए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मानव स्वभाव है, मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार कर ही दिया तो कांग्रेस कभी बचाती नहीं। अगर जिसने गलती किया वो जेल के अंदर गया, बाहर आया, जांच चल रही है और पूरी प्रक्रिया के साथ जांच चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज एआईसीसी के अधिवेशन में साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी एक सशक्त, एक नए, इतना काफी होगा ना? इतनी बातें जितनी आपने बोल दी, बात सिर्फ उतनी नहीं अनूप जी। कांग्रेस ने बचाया नहीं या भ्रष्टाचार नहीं हुए, चोरियां नहीं हुई, कुछ चोर पकड़े गए, जो न पकड़ा जाए तो इसका मतलब ये नहीं, इतनी बातें समझ नहीं आती। आ रहा हूं आनंद भाई, आ रहा हूं मैं आपके पास। हरचंदन जी, आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को और क्या ये ऊर्जा भर पाएगा कांग्रेस में? देखिए, जैसे कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर उम्मीद थी कि कांग्रेस के आज के अधिवेशन में कुछ भी ऐसी खास चीज उभर कर सामने नहीं आएगी जो कि आपको चौंका दे। हाँ, केवल एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत का संविधान पिछले 1 महीने के अंदर नहीं लिखा गया है, संविधान पहले भी था। क्या जब सोनिया जी ने और राहुल जी ने पिछले महीने की 16 तारीख को ये बात कही थी,
राज्यों के चुनाव में अपनी हार स्वीकार करते हुए कि वक्त आने पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी, क्या उस समय राहुल जी और सोनिया जी ने यह संविधान नहीं पढ़ा था? मेरा सवाल यह है। दूसरी चीज कि उस दिन राहुल गांधी ने कहा था कि आपसे हमें सीखने की जरूरत है, आप मतलब आम आदमी पार्टी से। हाँ, उन्होंने 1 महीने में जरूर सीखा है। और आपने आज गौर किया होगा कि आपके ढर्रे पर ही चलकर उन्होंने कहा कि इस पूरे देश में कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा, जनता से पूछा जाएगा, डायरेक्ट कैंडिडेट चुने जाएंगे। तो एक छात्र के तौर पर राहुल गांधी आज अच्छे लगे। और आपने अगर गौर किया हो, जब राहुल गांधी बोल रहे थे खासतौर पर अंग्रेजी में, तो अपने को काफी ओजस्वी दिखाने के लिए या ओज प्रकट करने के लिए एक तरीके का क्रोध की जो चादर उन्होंने ओढ़ी थी वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था चेहरे के हाव भाव से। लेकिन सोनिया गांधी उस पर बड़ा मंत्रमुग्ध हो रही थी। आपने अगर पीछे देखा हो, मुस्कुरा रही थी कि देखिए हमारा बेटा इस तरीके से बोल रहा है। विपक्ष इसे कैसे लेगा ये बाद की बात है। लेकिन सवाल सिर्फ यह है, ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती। हमारे कांग्रेस के भाई साहब आनंद जी, मैं चाह रहा हूं कि आप ही उनका बेहतर जवाब दें। 1 महीना पहले ही कांग्रेस ने बोला। मीडिया पर्सन होने के नाते मेरी सीमाएं हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं ठीक डायरेक्ट जवाब दूं आपको। नहीं, मेरा वही सवाल है, क्या 1 महीने पहले जब वो कांग्रेस ने ये कहा कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करेंगे तो 1 महीने में झूठ नहीं बोला? और ये चीज राजीव जी ये किससे छिपी हुई है कि कांग्रेस की जितनी सरकारें, चाहे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और राजीव जी होते थे, तब मुख्यमंत्री रातों रात बदल दिए जाते थे, तो क्या वो राज्यों के विधायकों से पूछकर बदले जाते थे? ठीक है, अभी भी हुए हैं, कई फैसले हुए हैं। लेकिन उसी बात को मैं जानना चाह रहा हूं हर्षरंजन जी, क्या ये वन मैन पॉलिटिक्स का जो एक रिवाज रहा है उससे बचने की एक कोशिश हो रही है? जो वंशवाद का आरोप कांग्रेस पर लग रहा है, जो एक जमाना था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, क्या उससे निकलने की एक कवायद है? क्या वही एक डर है कि जो पीएम कैंडिडेट घोषित करने की सिचुएशन में नहीं है कांग्रेस? देखिए, इतना तय है कि राहुल गांधी को नेतृत्व लीडर लोग मानते हैं, कार्यकर्ता हो या नेहरू गांधी परिवार के होने की वजह से हों। लेकिन ये डबल एज स्वॉर्ड है 2014 का चुनाव। आप सरकार बनाने की स्थिति में आ भी सकते हैं, आप नहीं भी आ सकते हैं, आपके घटक दल टूट भी सकते हैं। और यहां तक कि जैसा कि कुछ आशंका संभावना इस तरह की व्यक्त की जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि कई बड़े नेता खुद अपना ही चुनाव हार जाएं। ऐसी स्थिति में बचने के लिए सपोज अगर राहुल गांधी अपना चुनाव हार जाते हैं किसी तरीके से और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो पार्टी में कितनी भद पिटेगी, एक सवाल ये उठता है। इससे बचने की कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है। दूसरे ये कि कांग्रेस पर आरोप लगे हैं कि कार्यकर्ताओं से जुड़ी नहीं है पार्टी, आम ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे उनके कार्यकर्ता खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी जगह में नहीं किया उन्होंने। इसका भी जिक्र अपने तरीके से किया, वहां वो कोशिश की कि हाँ इस तरह से भी काम होना चाहिए। जी, वहां वो जुड़ना चाह रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी जनता से जुड़ के इस तरीके से चुनाव जीत सकती है इस डिजिटल एज में जहां सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव है, तो आज वो कार्यकर्ताओं से उस तरीके से मुखातिब हुए। रही बात जो उन्होंने एक चुटकुले मजाक के तौर पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि शायद बीजेपी के बारे में कि वो गंजों के शहर में और गंजों को कंघा बेच रही है, और आप पर शायद उनकी टिप्पणी थी कि वो तो एक स्टेप आगे बढ़ के उनको हेयर कट ही दे रहे हैं। मेरा ये सवाल है यहां उपस्थित कांग्रेस नेता अनूप जी से कि भाई आप पार्टी केजरीवाल जी गंजों को हेयर कट तो दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी को कैंची तो आप लोगों ने ही थमाई है। मैं यहाँ पे उससे भी एक बचने की तो कवायद होगी। अब आप जो कह रहे हैं कि डायरेक्ट कैंडिडेट चुने जाएंगे, आज सड़क पर कानून बन रहे, क्या ये इशारे उसी तरफ थे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, कहने का मतलब, आ रहा हूं आनंद भाई आपके पास में। दिल्ली की एक अलग समस्या थी रंजन साहब। दिल्ली की समस्या ये थी कि इतना एक पूरे देश के अंदर एक हवा फैली थी, यहाँ आम आदमी की पार्टी बना करके, और भाई उनकी सीट आ गई, बड़े बड़े वादे किए गए जैसे कि आपने कहा, और एक ऐसा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगने लगा। तो कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे ये कहा कि चूंकि हमने यहाँ दिल्ली को एक ठीक ठाक ढंग से सुव्यवस्थित किया है, व्यवस्थित किया है, दिल्ली को क्लीन किया है, ग्रीन किया है, और तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू में ही कहा कि भाई आप सरकार बनाओ, हम आपके साथ हैं, और हम किसी भी प्रकार का आपका कोई ये नहीं रखेंगे, शर्त नहीं रखेंगे, बेशर्त, शुरू में कहा।
और आज भी जो उन लोगों ने शर्त दिया, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन क्या उन चीजों को आप ये गौर कर रहे हैं? आज की जो बैठक हुई है, क्या इन चीजों को लेकर के अब आपके अंदर एक दहशत तो है कि ठीक है आम आदमी पार्टी जिस तरह से आई है और जिस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी है और जो रूट लेवल पर काम करने का उसका तरीका है, उसको लेकर के अब कांग्रेस को भी अपनी नीति बदलने की जरूरत है। इसका शायद जिक्र राहुल गांधी के बयान में भी दिखा। देखिए, परिवर्तन शाश्वत नियम है प्रकृति का, और राजनीति भी धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है। और इस देश की भी राजनीति को आप ध्यान से देखेंगे तो हर 10, 15, 20 साल में बदलती रहती है। 15 साल पहले जो राजनीति थी आज नहीं है। प्रचार के माध्यम अलग अलग हैं। पहले मीडिया इतनी तेज फास्ट नहीं थी, अब मीडिया बिल्कुल हर जगह पहुंच रही है। देश तरक्की के रास्ते पे धीरे धीरे जा रहा है और मजबूती से जा रहा है। पहले हम अपनी बात को बहुत कम लोगों तक पहुंचा सकते थे, आज तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, 1 मिनट में एक बात दूसरी जगह तुरंत पहुंच रही है। तो राजनीति में भी धीरे धीरे परिवर्तन की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह का काम कर रही है जी, 1.25 साल पुरानी पार्टी ने 125 साल पुरानी पार्टी का ये हाल कर दिया, तो बेचैनी तो है और वो दिख रहा है। आनंद भाई क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी जो है आज़ादी के बाद, देखिए ये शुरू से ही आप ले लीजिए तो इन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान और लोगों को रोजगार और स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीज़ों पर बहुत बार हर एक मैनिफेस्टो में इनका, आप चाहे आप पिछले 50 वर्षों का मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए, वही चीज़ इनके मैनिफेस्टो में आज भी मिलेगा। और ये यही बात आज भी यही कह रहे हैं राहुल जी कि आने वाला 5 साल दीजिए, हम आपको स्वास्थ्य देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको शिक्षा देंगे। आपको कौन रोका है? देश के, आज मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाला, जिनका माता खुद एक घरेलू कामगार के रूप में अपना जीवन व्यतीत करके अपने बच्चों को लालन पालन किया, आज लाखों करोड़ों लोग आज भी रेड़ी, पटरी, साप्ताहिक बाजार, कूड़ा कबाड़ी कामगार, न्यूज़पेपर हॉकर्स, घरेलू कामगार, मोची, धोबी, दर्जी, नाई, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चालक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंट्रेक्चुअल वर्कर, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, फिटर, कारपेंटर, ऐसे जो समाज और उद्योग से जुड़ करके मेहनत और ईमानदारी से रोटी अपना बच्चों को लालन पालन करते हैं, और जब भी उनको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो पूरा जीवन का सब कमाई जो है उसमें सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी वो अपना जीवन को बचा नहीं पाते हैं। किडनी, लीवर, कैंसर, हार्ट जैसी घातक बीमारी, आज क्या कहते हैं ये मजाक उड़ा रहे हैं आम जनता की। आप सुन लीजिए अनूप जी, और एक बार अनूप जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, अनूप जी दुरुस्त कर रहा हूं मैं, आप सुन लीजिए। आपको पता नहीं होगा, हमको आपके नेता 2 भाषा बोल रहे थे, मैं 10 भाषा से ज्यादा बोलता हूँ। तमिल भी बोलता हूँ, उड़िया भी बोलता हूँ, भोजपुरी, नागपुरी, सादरी, ट्राइबल, सब भाषा बोलता हूँ। मैं किसान का अंगूठा छाप का बेटा हूँ। राहुल जैसे कई नेता हमारे पार्टी में जमीन से जुड़ करके आए हैं। ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री का बेटा आए और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन गए, नहीं बने। अभी क्यों प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित हो रहे? उनको डर है, खौफ है, उनको एक लग रहा है कि नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला के भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो गया है। आप खुद सरकार मेरी बात को देखिए, सच्चाई जो है बहुत कड़वी होती है। धर्मनिरपेक्ष की जो आप बात करते हैं, सबसे ज्यादा दंगा होता है कांग्रेस के राज्यों में। आपको पता नहीं होगा जिन मुद्दों की कौन करवाता है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग क्या बताएंगे? बात करते हैं जाति, धर्म, प्रांत की बात, झूठ बोलते हैं। आपके कारण ये आज कश्मीर जो है झुलस रहा है, केवल आप लोगों के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो देश में जो आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ा है, केवल कांग्रेस की गरीबी, बेरोजगारी किसकी देन है? ठीक है अनूप जी आपके पास। अनूप जी सुन लीजिए, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे आप कचोटिएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम लोगों को मालूम है इस देश में 70% प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई तो अटल जी की कृपा से आज गांव-गांव में सड़क बनी, चतुर्भुज, आज राष्ट्रीय राजमार्ग चमचमाती है, देश के लोग देखते हैं। जी आनंद जी जवाब देने दीजिए। हाँ, ठीक अटल जी का निर्माण। आनंद भाई हाँ जवाब देने दीजिए। अनूप जी जब इतने साल से आप खुद सरकार में हैं और वास्तव में वही बातें घूम फिरा करके हो, कान को सीधा पकड़ने के बजाय आप उल्टा पकड़े, तो सवाल तो बनता है ना कि राहुल गांधी जी की बातों में क्या नया है और क्या आप बताना चाहते हैं जनता को? देखिए मैं ये बताना चाहता हूं कि यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकेंड में जितना पब्लिक को स्वावलंबन और गरीब लोगों के अधिकार की बात हुई उतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ।
बात हुई, आत्मनिर्भरता, सुनिए पहले बात तो सुनिए, बात हुई, बात सुनिए, नहीं काम भी हुआ। नरेगा की महात्मा गांधी मनरेगा, नहीं सुनिए, मैं बताता हूँ, सुनिए आप क्या बताएंगे, अच्छा काम होता है, सुन लीजिए आनंद जी, सुन लीजिए। ग्राम प्रधानों को पंचायत स्तर पे जितना ज्यादा रुपया दिल्ली सरकार से गया है हर स्टेट को, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और चाहे वो बिहार हो, हजारों हजार करोड़ रुपया दिया गया। और अब कह रहे हैं और दिया गया, सुनिए घोटाले और सुनिए, घोटाले आप करिए, चाहे 6 लाख करोड़ सुन लीजिए, घोटाला है, अब बाकी तो पता नहीं। 87,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया गया और कह रहे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये हालत ही क्यों बनाई आपने कि कर्ज देने की जरूरत ना पड़े? सुनिए, जो किसान ऋण लिया था, नहीं, ट्रैक्टर खरीदा, ये हालत ही क्यों बनाई कि कर्ज देने की जरूरत ना पड़े? सुनिए, जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं आपके। सुनिए पहले, ठीक है, हर्षरंजन जी आपके पास में आना सुनिए, आप बोले स्वास्थ्य पे कितने एम्स बने हैं अभी नए यूपीए सेकंड में, कुछ जानकारी है? मध्य प्रदेश में एम्स नया, उसकी घोषणा किसने किया था? हमने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, आपको मालूम है? अटल बिहारी वाजपेयी, और उसको आप लोगों ने डिले कर दिया सिर्फ इसीलिए। चलिए, नदियों को जोड़ने की योजना किसने लाया था? अटल जी ने, इसीलिए उसको रोक दिया, अटल जी ने शुरू किया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हर्षरंजन जी है, हर्षरंजन जी है, एक स्वच्छ आलोचना और एक स्वच्छ जो समीक्षा है ना, ठीक है, बता रहे मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ, आप दोनों को बोलने का मौका। नरेंद्र मोदी जी दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, हर्षरंजन जी किस तरह से देख रहे हैं? कुछ नाकामियां जो है मोदी के अलावा है क्या? ठीक है, ठीक है, हर्षरंजन बोला, गरीबों का प्रतिनिधि करने वाले हैं अनूप जी, बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी। अनूप जी, आप लोग बोल रहे हैं अनूप जी, रोज झूठ बोल रहे हैं। अनूप जी, अनूप जी, देश नहीं है अनूप जी, राहुल जी बोले या आप बोले, बात वही है, बहुत दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। हर्षरंजन जी, कई नाकामियों की बात प्रधानमंत्री ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। इस बैठक से पहले कई 3 खास चीजें थी, उसमें भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, जो रोजगार नहीं। अब क्या चीज है और जिन बातों का जिक्र अनूप जी, आनंद जी कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उनको? देखिए, प्रधानमंत्री के अगर पिछले कुछ भाषणों को आप देखें मीडिया से, तो वो 2 या 3 बार ही सिर्फ मुखातिब हुए हैं। लगातार मनमोहन सिंह जी अपनी छवि जो उन्होंने बना के एक रखी हुई है कम बोलने वाले नेता की, उसके हिसाब से पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने 3 जनवरी को किया और जो बातें उन्होंने स्वीकार की, वो बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने सही स्वीकार किया कि भाई महंगाई रोकने में हम नाकाम रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से जो राज्यों के चुनाव हुए वहां शायद हमारी हार हुई है। उन्होंने और भी कई सारी चीजें कही कि बेरोजगारी बढ़ी है, हम उतने रोजगार के अवसर नहीं पैदा कर पाए हैं, कुछ उन्होंने तारीफ भी की। तो एक तरीके से उनका भाषण जो मनमोहन सिंह जी का होता है या जो इंटरैक्टिव प्रेस के साथ होते हैं जब भी वो, तो आप देखेंगे कि उनमें एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पे जो राहुल गांधी अब अडॉप्ट कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं, उससे बिल्कुल उनकी चीजें अलग होती हैं, टू द पॉइंट होती हैं और गवर्नेंस की बात वो कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आज की हम चर्चा कर रहे हैं कि आज के कांग्रेस के अधिवेशन में जिससे बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, यहां क्या हुआ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज एआईसीसी की बैठक में कुछ भी ऐसी चीज नहीं आई जो कि पहले से नहीं पता थी लोगों को, कुछ नई चीजें आई। हाँ, अगर इसको आप उल्टी तरीके से करके देखें तो राहुल गांधी जी ने एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय। हाँ, मैं आता हूं आप सबके पास। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो बातचीत करेंगे। कांग्रेस में एक बात चलती थी हमेशा, बहुत पहले नारे लगाए जाते थे, आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि पूरी रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे। राहुल जी ने कुछ दिन पहले ये बात कही, लेकिन भर पेट की बात नहीं होती। एक छोटा सा ब्रेक, आ रहे हैं। आज बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे।
हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। ये जाड़ा जमा देगा। कब तक रहेगा कोल्ड का अटैक? देखिए शाम 6:30 बजे। माही का मानदांव पर। धुरंधरों का ताजदांव पर। – 2014 का पहला सबसे बड़ा चैलेंज अग्निपथ पार्ट 2 देखिए शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बातचीत हम कर रहे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो कुछ राहुल गांधी ने कहा,
चुनाव के नजरिए से वो कितना सही है कितना गलत, इसका नफा नुकसान कांग्रेस को होगा, लेकिन आम जनता की बात यहां पर जब होती है तो उसमें आम जनता, आम आदमी कितना फिट होते हैं, उसके हित में कितना काम होगा, इस पर बात करना जरूरी होता है। हमारे साथ डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस, बातचीत करने के लिए। अनु पांडे जी थोड़ा जल्दी में थे, आनंद भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्ष रंजन जी जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा शिव नारायण द्विवेदी जी, एक बात जो हमेशा कांग्रेस में होती थी, आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे, अब जमाना बदला है, इससे आगे बात कहां तक बढ़ी? राहुल गांधी जी ने जो बातें कही उसको लेकर के उसमें आम आदमी की जगह कहां फिट होती है, और कितना कुछ जो काम करने का समय था सरकार के पास, क्या कुछ हुआ? क्या इतना काम चल पाएगा 2014 के लोकसभा चुनाव में? निश्चित रूप से राहुल जी की जो सोच है और राहुल जी की सोच के अनुसार उनका जो काम करने का तरीका और उनके जो वर्किंग और युवाओं को जो जोड़ने का काम, आप देखिए आज पूरे हिंदुस्तान में सारा युवा वर्ग जो है कांग्रेस के जो साथ में राहुल जी को चाहते प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो इसी का एक हिस्सा था। हम लोगों की भी इच्छा थी कि राहुल जी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन माननीय सोनिया जी के इनकार के बाद में नहीं हो सका। और 2014 के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो चुनाव कैंपेनिंग करेंगे और उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस को देश भर तो सर चमक धमक दिखा करके सिर्फ चुनाव जीतने की ही कोशिश होती है, या वास्तव में आम आदमी की बात होती है? जो एक जमाना था कि जब आप ये कहा जाए कि आम आदमी के साथ कांग्रेस कहाँ था, आम आदमी के साथ, लेकिन अब परिस्थितियां जो बदल गई हैं उसके मुताबिक कांग्रेस कहाँ दिखती है आपको? नहीं, कांग्रेस दिख रही है। देखिए आज जैसे भी राहुल जी ने अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि 12 सिलेंडर महिलाओं को मिलना चाहिए, महिला युवाओं को, मतलब जो अभी अचानक से याद क्यों आई? उस समय बनाते समय याद नहीं आई थी? समय देखिए सब्सिडी का मामला है, आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में सब्सिडी के सारे, चाहे पेट्रोल का मामला हो चाहे डीजल का हो, ये बहुत सारी कंपनियों, मैंने कंपनी देखती है इसको, और सिलेंडरों में सब्सिडी दी जा रही थी कई सालों से, कई वर्षों से। तो अभी महिलाओं की मांग उठी है, उन्होंने कर दिया, तत्काल बोला कि 12 सिलेंडर दिया जाए। ये आम आदमी के कारण ही क्या, उन्होंने कहा मिडिल परिवार को हम 5 साल में जो आप देखेंगे तो मिडिल परिवार को दोनों तरफ से मदद पिसता है, ऊपर के तरफ से भी और नीचे से भी। तो मिडिल परिवार के लिए भी, मिडिल फैमिली के लिए राहुल जी ने कहा कि आने वाले जो हमारा 5 साल का जो समय रहेगा वो मिडिल परिवार का सोचेंगे। इतना समय काफी नहीं हुआ उनकी बात करने के लिए? जब अहलूवालिया जी आंकड़े बना रहे थे कि 33 रुपए कमाने वाला, 28 रुपए पर डे खर्च करने वाला व्यक्ति बीपीएल में नहीं आएगा, एपीएल में आएगा, किस तरह की बातें की आप? जो समय मिला आप लोगों को उतना काफी नहीं था इसके, इन सब के हित के लिए? नहीं, समय काफी था और उसमें हुआ भी बहुत सारी योजनाएं। मानेंगे कुछ गलती हुई है, उन गलतियों का जिक्र क्यों नहीं किया राहुल गांधी ने? जिन गलतियों का जिक्र मनमोहन सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, महंगाई का उन्होंने कहा कि रोक नहीं लगा पाए, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाए, रोजगार पैदा नहीं कर पाए उतना जितना जरूरत थी, उन सारी गलतियों पर कभी बातचीत होती है? सच्चाई के साथ सच को मान लिया जाए? नहीं, कुछ गलतियां तो हुई हैं और ये निश्चित रूप से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो भी सरकार बैठती है थोड़ा बहुत तो कमियां सब में रहती है। और हर्ष रंजन जी, मैं आनंद जी आपके पास आऊंगा। हर्ष रंजन जी, क्या मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूं क्या वो ये है कि क्या ये चमक दमक दिखाकर चुनाव से पहले किसी तरह से सत्ता में आ जाने की एक कोशिश होती है, या वास्तव में आम आदमी को वो जगह कांग्रेस में फिर से एक बार मिल पाएगी जिसके बारे में कहा जाता है कि आम आदमी रूट लेवल से कट गई है? देखिए, कांग्रेस का नारा जरूर था कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, लेकिन हकीकत यही है कि पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस कई ऐसे प्रदेशों से, खास करके हिंदी बेल्ट में और इसके इतर भी कई प्रदेशों से, आम आदमी से, ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिक्स से, यहां तक कि अपने कार्यकर्ताओं से भी पूरी तरह कट चुकी थी। और इसका बड़ा जीता जागता उदाहरण आप देखें तो मैं देखता हूं कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां कांग्रेस का सुपड़ा एक तरीके से साफ हो गया, जहां सिर्फ कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे पहले। अगर आज के, जहां मैं बात करूं, राहुल गांधी के भाषण को आप देखें तो उन्होंने 2 चीजें कही कि कांग्रेस, अगर आप 5 साल को मौका दें तो कांग्रेस जो एक सोच है, जो एक स्टेट ऑफ माइंड है, ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ नहीं है, इसको 21वीं सदी में हम ले जाएंगे। अगर इसको उल्टी तरफ से देखें आप तो इसका जाहिर से ये मतलब है कि क्या कांग्रेस अभी तक 21वीं सदी में जाने के लिए कुछ नहीं कर रही थी? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आम जनता से पूछकर किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा, कार्यकर्ताओं के अलावा महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आधी यहाँ का जो कमरा है इसकी आधी सीटें महिलाओं से भरी हों, ऐसी हमारी योजना है। अब तक
एक कांग्रेस कार्यकर्ता, राहुल गांधी के पास देखिए पार्टी को छोड़ के कोई बाकी प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है, वो मंत्री नहीं है, आनंद भाई के पास वो मंत्री नहीं है। तो इतने सालों तक वो क्या करते रहे, जनता कहीं ना कहीं उनसे ये जरूर पूछेगी। जी आनंद जी, देखिए मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जेनेटिक इनका गैप है, इनको जो है जमीनी हकीकत। उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त जी का नारा जो आप लोग दे रहे हैं मोदी जी, वो संभव नहीं होगा, कांग्रेस तो डीएनए है देश की। देखिए सबसे बड़ी बात है ये जो है ना, बहुत बड़ी भूल है ये डीएनए और ये सब। देखिए आजादी की लड़ाई के समय पूरा देश कांग्रेस का ही एक अंग था, वो एक आंदोलन था, न कि ये कोई पार्टी था। कांग्रेस जो है इसको एक तरह से उनको एक क्या कहना चाहिए, उनको विरासत में उनको बहुत सारे लोगों का एक आशीर्वाद के रूप में एक उनको मिल गया। गांधी जी का अगर कांग्रेसीकरण करना है तो उनको एक तरह से छोटा करना है। राष्ट्र के आंदोलन में इतने बड़े उनका भूमिका रही है, तो मैं ये मानता हूं कि एक तो वो गलत धारणा है उनकी। दूसरी बात, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई आज एक तो विपक्ष को कहा कि ये बेच रहे हैं, कंघी बेच रहे हैं। देखिए एक विपक्ष के जो नेता हैं, कोई एक छोटा सा शिक्षक का बेटा था, कोई एक चाय बेचने वाले का बेटा है, कोई एक छोटे परिवार किसान का बेटा है। यानी हम लोग देखिए एक कोई ना कोई एक गरीब मजदूर समय की कमी के परिवार से आकर के यहाँ जी बहुत आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आप सभी में जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए। समय की कमी थी इसलिए पूरी बात आपकी नहीं हो पाई, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के ऊपर चुनाव में कितना असर पड़ता है नीतियों का, रणनीतियों का। एक बात तो होती है कि कांग्रेस के ऊपर दबाव कम दिखता है, फैसले हमेशा वो अपनी मर्जी के हिसाब से ही लेती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, देखते रहिए चैनल वन न्यूज। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ